हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम्स 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का एग्जाम है आपका 17 दिसंबर को। ठीक है, तो हम इसकी आज करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को के टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करिए, बिकॉज अब इतना कम टाइम है कि पहले PYQs अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जब आप टाइम मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा जितने टॉपिक्स हैं उनके बारे में 8 से 10 लाइन पढ़िएगा। और ये पूरी तरह से पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि कौन कितना पास टाइम दे पा रहा है इस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको उसी के रिगार्डिंग हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका एग्जाम अच्छी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पे जो PYQ है, जो यूनिट 3 है, उससे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं एक बार उनको देख लेते हैं, जिससे आप जब इस चैप्टर को, ये यूनिट को पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये है आपका लास्ट ईयर का पेपर, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन 24-25 का ये पेपर है। थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमम करती हूँ, उसके बाद हम इस पर देख लेंगे कि कितने क्वेश्चंस इससे हमने किए हैं, जो मैंने अपने वीडियोस के थ्रू आपको बताया। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में आपको यूनिट्स जो 1 कराई है उसमें कराया हुआ है। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए, टॉपिक करवाया हुआ है आपको। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आपको टॉपिक करवाया हुआ है, यूनिट 1 का ये टॉपिक है। सोशियोमेट्री मेथड एंड इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो यूनिट 1 है उसका टॉपिक हमने किया है। लॉज ऑफ लर्निंग, इस पे यूनिट 2 जो हमने कल करी थी उसका टॉपिक है ये, वो हमने किया है। और आज हम करेंगे इंटेलिजेंस क्वोशंट। देखिए, व्हाट इज इंटेलिजेंस क्वोशंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आज करेंगे। ये यूनिट 4 के क्वेश्चंस हैं, 2 जो आपको दिख रहे हैं। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये हमने 5 नंबर का जो क्वेश्चन सॉर्ट आता है ये भी कर लिया है कल, यूनिट 2 का। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है हर यूनिट से कुछ कुछ 2-2, जैसे पूरी टोटल 4 यूनिट है तो उसमें से आपके हर यूनिट के क्वेश्चंस को वो कवर कर लेते हैं, जो आपका 9 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। इसके बाद देखिए, ये है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, स्कोप, नीड एंड यूटिलिटी। तो ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, यूनिट 1 का टॉपिक है ये। इसके बाद आया ये जीन पियाजे की थ्योरी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जीन पियाजे की थ्योरी एक्सप्लेन विद द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ये पूरा हमने किया हुआ है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज लर्निंग, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, इमेरेट्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये पूरा यूनिट 2 का टॉपिक कल ही हमने किया है। नेक्स्ट मोटिवेशन एंड मोटिव्स आता है। सिंस आपको 4 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो अगर ये आप यहाँ पर देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही पेपर आपको दिखने वाला है, लेकिन मिलता जुलता मोस्ट ऑफ द इन्हीं यूनिट से ऐसा ही पेपर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन में सेक्शन दूसरे में आया हुआ है, डिफाइन इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो डिस्कस द गुलिफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ और SI मॉडल विथ डायग्राम। यहाँ डायग्राम भी बनाना है, तो इसका मतलब जो क्यूब वाला है जो अभी हम आगे देखेंगे, आप उसको भी वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। और जो ऊपर आपको इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाला था वो बताया, वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले दिखा दिया, जिससे आप जब ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ये है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी, यूनिट 4 का है क्वेश्चन है, ये अभी हमने नहीं किया यूनिट 4। और उसके बाद आता है क्रिएटिविटी, ये यूनिट 3 का ही है। देखते हैं अगर वीडियो के कहाँ तक जाता है, हम कर पाए तो जरूर करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय, ये 4th का है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर लास्ट ईयर का आया हुआ है। जिन लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं, बार बार बोल रही हूँ, PYQs को आप जरूर ये सारे पहले टॉपिक इनको तैयार कर लीजिए। अच्छा, एक और था, कल मुझे क्वेरी आई कि जैसे कि आप मतलब आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा से मोल्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है, ये आपको याद ये रखना है कि आपको उस टॉपिक से, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, नहीं समझ में आ रही, तो भी आप उस टॉपिक को ही उसमें लिख दीजिए। ठीक है, ये सबकी अपने अपने इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज ये सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात आई है और आपको लग रहा है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो थोड़ा सा ही टॉपिक है, जैसा कि हम आगे इसमें पढ़ेंगे, तो उसमें पहले आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी डाल दीजिए, डेफिनेशन भी डाल दीजिए, फिर आप इंटेलिजेंट क्वेश्चंस लिख दीजिए। ठीक है, 2 पेज का, जैसा मैंने बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज के लिखने हैं।
तो आई होप कि मैं आपको ये चीज़ बताने में सफल हुई हूँ, समझा पा रही हूँ कि कैसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ये मैं इस चैनल पर आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड 4 की कानपुर यूनिवर्सिटी से के जो एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं उनको भी, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगा कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने बोला कि CSJM यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं सभी की बात यहाँ पर हो रही है, उनके बीएड जो लोग उनसे बीएड कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस। आपका जो उनका पेपर होने वाला है सबके लिए वो कॉमन ही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ जो है एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। मुझे भी मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब अगर इंटेलिजेंस की बात आते हैं, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान, तो आप सभी को पता है, बट अगर आपको सब्जेक्टिव कंटेंट अपना लिखना है, दिस मीन्स आपको उसके लिए पूरा अपना आपके पास मैटर होना चाहिए लिखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड यूज रीजनिंग टू मेक डिसीजंस। तो एक तरह की जो बुद्धिमानी या इंटेलिजेंस है, क्या वो एक एबिलिटी है जो किसी भी पर्सन में, अगर वो इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है, देन ही कैन और शी कैन एक्वायर नॉलेज को ले सकता है। भाई उसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि ये बहुत फास्ट लर्नर है, ये बहुत स्लो लर्नर है, ये जल्दी सीख जाता है या वो सीख ही नहीं सकता है। तो IQ लेवल जो इंटेलिजेंस है वो एक तरह का एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज में आती है कि अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को भी इंसान जल्दी से समझ जाए, तो उसी को बोलते हैं वो इंटेलिजेंट है। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब ये सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में नहीं होती, बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ के नंबर अगर कोई अच्छा ले आया तो हम उसे कहेंगे वो इंटेलिजेंट है, नहीं। ये पूरे ओवरऑल आपकी बात करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने अडेप्टेबल हैं, कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं या किसी सिचुएशन में किस तरीके से आप उसके सोल्यूशंस निकालते हैं, कि प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स आपकी कैसी हैं। एक पर्सन की या एक बच्चे की कंप्लीट चीज़ को हम जब चीज़ों का जो पर्सपेक्टिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस। ओके, नाउ साइकोलॉजिस्ट व्यू क्या है इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज मेमोरी, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर हम लोग साइकोलॉजिस्ट के व्यू से देखेंगे तो वो जो है ये इस पूरे को कॉम्बिनेशन को, जिसमें संज्ञानात्मक एबिलिटीज, जिसमें मेमोरी आती है, याददाश्त, कॉम्प्रिहेंशन कि आप किसी चीज़ को पढ़ के उसे कितना कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रीजनिंग करने की एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, डेफिनेशंस में बिनेट ने दिया था, इंटेलिजेंस इज अ जजमेंट और कॉमन सेंस इनिशिएटिव, द एबिलिटी टू अडॉप्ट माई वन सेल्फ। ठीक है, तो देखिए मैंने कई बार बोला है कि डेफिनेशंस को एज इट इज़ ही हमें लर्न करना है, इसीलिए मैंने वो वाली डेफिनेशंस उठाई हैं जो एक एक लाइन की हैं, जो आप आराम से याद कर सकें। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। टर्मिन के अकॉर्डिंग क्या है कि इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, वो एबिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग से आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी सोच सकें, मतलब अमूर्त चिंतन कर सकें। इंटेलिजेंस इन एन एक्वायरिंग कैपेसिटी, वुडवर्थ ने बोला है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ एंड फैक्ट, ये थॉर्नडाइक ने बोला है। द एबिलिटी डिमांड इन द सोल्यूशंस, डायग्राम्स, इक्वेशंस, फॉर्मूलाज। तो ये एक और डेफिनेशन आती है, ये भी थॉर्नडाइक की भी है, की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 अगर आपको देखिए टाइम कम होता है तो यहाँ इस चैनल पे यही तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी तरह की तो प्रिपरेशन करा रही हूँ कि कम टाइम में आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, क्योंकि सभी लोगों को एक हफ्ते में एग्जाम आ गया तो उसी के अकॉर्डिंग लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक हफ्ते में आप किस तरीके से कम जो है टाइम में अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन करके आप परफॉर्म कर पाए एग्जाम में और अपने मार्क्स लेकर आ पाएँ और अपना सेमेस्टर क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए 2-3 डेफिनेशन है, इनको भी याद कर लीजिएगा। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस अगर लिखने को आता है, जैसे कि मैंने बोला कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर। अब देखिए इसमें से हो सकता है कि आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ें लेकिन आपको एग्जाम में सारी चीज़ें ना याद रहे, तो अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है या मीनिंग आ जाता है, दोनों में आप पूरा ही कंटेंट जो याद आ रहा है वो वहाँ पर उस समय लिख दीजिएगा। सोचने मत बैठिएगा कि नहीं कॉन्सेप्ट में तो ये वाली लाइन थी और मीनिंग में तो ये वाली लाइन थी। ठीक है, क्योंकि जब इंसान इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें पढ़ता है तो ऑब्वियसली दिमाग में हौच पौच होती है, वो थोड़ा सा मैसअप होने लगती हैं, चीज़ें उस समय पे एकदम याद भी नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले बात तो आप अपने मेंटल अपने आप को तैयार करिए कि नहीं, और जब भी आप जैसे आप रिवाइज करेंगे तो आप माइंड में ये रिवाइज करिए कि हाँ ये वाला टॉपिक है तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा।
ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं ना कि मुझे कर रहे हैं कि मैम ये बहुत बड़ा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, इसे कैसे इतने दिन में तैयार करें, ये वो, जिन्होंने नोट्स परचेज़ किए हैं। तो उनके लिए मैं देखिए जो कुछ मैं यहाँ बताती हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मैंने इसको क्लियर किया था और मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में ये क्लियर हुआ है, उसी के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ और बता रही हूँ। मुझे इस तरह से किसी ने भी गाइड नहीं किया, ना ही मुझे इस तरीके से वीडियो मिला था इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैं दे रही हूँ, और साथ में ना ही मुझे कोई इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिले थे। ओके, सो आपका बहुत अच्छा ये सेमेस्टर निकलेगा अगर जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं। द टर्म इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटेलिजियर मीनिंग टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या होता है, एक लैटिन भाषा के वर्ड से आया है इंटेलिजियर, जिसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड मीन समझना। इट रेफर्स टू द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड अप्लाई नॉलेज इफेक्टिवली इन वेरियड कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, एक कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। भाई बुद्धिमान तो उसी को कहते हैं ना जो वो अपने अनुभवों से कुछ सीख जाए। अगर आपने एक बार गलती की फिर उस गलती से आप कुछ सीख जाइए, तो वही तो है आपकी कैपेसिटी टू लर्न। तभी तो आपको बुद्धिमान करेंगे कि आप बार बार सेम ही गलतियां करते जाएंगे। तो बोलते हैं ना, अरे इसने तो गलती करके भी कुछ नहीं सीखा, कैसा मूर्ख है ये, है ना। तो वही क्या है कि आप लर्न करें, अपने एक्सपीरियंस से एडजस्ट करना सीख जाएं, न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर पाएं अपनी जो भी आपने लाइफ अपनी नॉलेज सीखा है, अपना ज्ञान लिया, उसको जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए या जो भी सिचुएशन है उसमें आप उन चीज़ों का यूज़ कर पाएं उस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट में। इंटेलिजेंस इंक्लूड्स मेंटल अलर्टनेस, क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड द एबिलिटी टू अप्लाई रीजनिंग इन सॉल्व लाइफ्स प्रॉब्लम्स। तो हम ये डिस्कस भी किया कि मेंटल अलर्टनेस अगर इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है कि आप कितना क्विकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और कितनी जल्दी रीजनिंग और घर के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को का यूज़ करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब ये लाइफ की प्रॉब्लम एक पर्सन के लिए है, लेकिन जब बच्चे की इंटेलिजेंस की बात आती है तो हम स्कूल पे आते हैं और वो अपनी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट ओनली सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम बट ऑल्सो यूज सिमिलर रीजनिंग टू प्लान अ ट्रिप एफिशिएंटली। क्लियर हो गया कि पढ़ाई का यूज़ वो और जगह भी कर सकता है, इंटेलिजेंट है अगर। अब कमिंग टू द नेचर, देखिए अगेन मैं बता रही हूँ, अगर मैसअप हो रही है चीज़, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, नीड, इम्पॉर्टेंस, ये कुछ तरीके के ऐसे टॉपिक हैं ना जो कॉमन होते हैं, अलग अलग यहाँ पर लिखे हैं, आप सबको मिला के 10 पॉइंट याद कर लीजिए। वो नेचर पूछ दे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दे, नीड पूछे, इम्पॉर्टेंस पूछे, फंक्शन पूछे, आपको सभी में एक तरह से बस उस पॉइंट को मोड़ देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। अब इंटेलिजेंस का जो नेचर क्या है, प्रकृति कैसी है कि कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एबिलिटी बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप सेम ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल, एवरी ह्यूमन हैज़ इंटेलिजेंस बट इट्स लेवल वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये एक यूनिवर्सल थिंग है, ऐसा हर एक के पास अपने अपने लेवल का इंटेलिजेंस होता है, हर किसी का कोई ना कोई IQ है बट लेवल डिफरेंट होता है, डायनामिक होता है। इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए इंटेलिजेंस को आप डेवलप भी कर सकते हैं अगर आप लर्निंग और एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जैसे कि लाइफ में ही आप कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं। तो क्योंकि जीवन के अनुभवों से इंसान सीखता चला जाता है। ठीक है, और उसी तरह से आप कभी जो पहले आप अच्छे डिसीजंस नहीं लेते थे या कुछ इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन अब क्या है, अब आप लाइफ में सीखते जा रहे हैं, बड़े हो गए हैं और लाइफ के अनुभवों से जा रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल भी अप होता है, डेवलप होता है। गोल ओरिएंटेड, इंटेलिजेंट बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग गोल इफेक्टिवली। अब बुद्धिमानी का यूज इंसान करेगा कहाँ पे, भाई अपने जो गोल्स हैं उन्हीं को अचीव करने के लिए करेगा। इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट, हेल्प इंडिविजुअल अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस किया कि भाई आप इंटेलिजेंट है, आपको पता है कि कहाँ कैसे बिहेव करना है। मेजर इनडायरेक्टली, इंटेलिजेंस इज असेस्ड यूजिंग IQ टेस्ट। अब अगर मेजर किया जा सकता है इनडायरेक्टली बट इसको अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, बट अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे किसी बच्चे को लेके तो वो ये जो चीज़ें हैं मेजरिंग डिवाइसेस का यूज़ करता है, तो उसमें होता है IQ टेस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देना, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ठीक है, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ जेनेटिक फैक्टर्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस बोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कल्चरल डिफाइंड।
व्हाट इज कंसीडर्ड इंटेलिजेंट मे वैरी फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर। अब कल्चर के साथ भी डिफाइंड होता है कि भाई इंडियन कल्चर में अगर किसी ने जो है एक तरह से बिहेव किया तो बोलते हैं अरे ये तो बंदा बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उसी तरह के बिहेवियर को मे भी दूसरे कल्चर में उतना अप्रिशिएट ना किया जाए, क्योंकि यहाँ के अलग सोसाइटी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं पर्टिकुलर इंसान के लिए, लेकिन उनकी थिंकिंग अलग है। जैसा कि हम लोगों ने फिलॉसफी में भी पढ़ा है कि वेस्टर्न फिलॉसफी अलग है और ईस्टर्न फिलॉसफी अलग है। ठीक है, involves creativity. Intelligent thinking often includes finding new and original solutions to problem. ठीक है, develops over time. Intelligence grow with age, maturity and in learning opportunities. तो इसमें तो कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं जो मेन क्वेश्चन आपकी थ्योरी आती है, स्पेयर्समैन टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो अभी देखिए जैसे जनरल टॉपिक है यू कैन राइट बाय योर ओन लैंग्वेज कुछ भी, लेकिन अगर थ्योरी आ गई तो आपको उस थ्योरी के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, तभी आप उसको पूरा लिख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्पियर्समैन की टू फैक्टर थ्योरी किसकी है, इंटेलिजेंस की थ्योरी है। वॉज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स स्पियरमैन इन 1904। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मेंटल टास्क रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस टू सम एक्सटेंट अलॉन्ग विद स्पेसिफिक एबिलिटीज फॉर पर्टिकुलर टास्क। तो इन्होंने क्या कहा कि इंटेलिजेंस दो टाइप का होता है, एक जनरल इंटेलिजेंस है और एक है पर्टिकुलर टास्क के लिए इंटेलिजेंस। लाइक कि एक जनरल इंटेलिजेंस है जो सभी लोग एक जनरल काम करते हैं, ठीक है, बट कुछ होती हैं स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं जो कुछ ही लोगों के अंदर है और वो पर्टिकुलर कोई टास्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे देखें, समझ में आ ही गया होगा। जैसे हम देखते हैं बहुत अच्छा बैट्समैन है, कोई मैथमेटिशियन बहुत अच्छा है, कोई साइंटिस्ट बहुत अच्छा है, तो वो एक स्पेसिफिक लेवल की उनकी जो है एबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने जनरल फैक्टर को बोला जी फैक्टर, रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल मेंटल एनर्जी और जनरल एबिलिटी कॉमन टू ऑल इंटेलेक्चुअल टास्क एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस इन वेरियस फील्ड्स। एग्जाम्पल रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी कैपेसिटीज। तो अ पर्सन विथ हाई जी फैक्टर कैन लर्न फास्टर, अडेप्ट क्विकली एंड परफॉर्म वेल इन डाइवर्स टास्क। ठीक है, तो ये बेसिकली जनरल फैक्टर को इन्होंने क्या बताया, जैसे कॉमन एक जो इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं जो आपकी क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रीजनिंग भी अच्छी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी कैपेसिटी, तो इसको इन्होंने बताया ये जनरल फैक्टर्स हैं। ठीक है, इन सब के बारे में इन्होंने बात करी। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में वहाँ पर ये दिखाई पड़ेगी आपको जनरल जी फैक्टर। रिप्रेजेंट्स ओवरऑल मेंटल एनर्जी और कॉग्निटिव एबिलिटी, जो भी आपको मेंटल मतलब दिमाग से होने वाले जो काम है जो जनरली नॉर्मली सारे लोग करते हैं, तो उनको बोलेंगे ये वो जनरल फैक्टर है। तो वो ये जो जी फैक्टर है ये उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन टू एवरी लर्निंग टास्क रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट, responsible for reasoning, problem solving and comprehension, relatively constant throughout a person's life। अब जैसे एक कुछ बच्चे होते हैं कि जल्दी सीख रहे हैं, फास्ट लर्नर, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, एक जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छे से करते जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, और वो थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ जो है एक नॉर्मल जो आपका काम है पढ़ने लिखने का, अच्छे इसका वो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन इसको इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया, कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स, रीजनिंग एक्सरसाइज एंड ब्रॉड लर्निंग एक्सपीरियंस। और इस तरह की जो इंटेलिजेंस है वो जो है धीरे धीरे पर्सन्स में इम्प्रूव हो जाती है, डेवलप होती है जब वो एक्सपीरियंसेस से गुजरता है। प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल इंटेलिजेंस लेवल। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको डिटरमाइन करने पर इसकी बात करती है। लेकिन अब नेक्स्ट हमारा आगे बात होती है स्पेसिफिक फैक्टर के, जो मैंने आपको बोला ना, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट तो बहुत सारे लोग खेलते हैं लेकिन जो स्पेसिफिक लेवल की जो बहुत फेमस हो गया, जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, या म्यूजिक के क्षेत्र में हम देख लेते हैं कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, लता मंगेशकर की एक अलग ही बात हो गई है। तो वो क्या है, या जो इतने सिंगर्स हैं जो टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं, या मैथमेटिशियन जो मैंने अभी बात करी, वो क्या हो गया, उनके अंदर एक स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, उसको उन्होंने बोला एस फैक्टर। refers to ability unique to a particular task or activity, किसी एक यूनिक पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी, डिफरेंट ऑफ फॉर डिफरेंट टास्क, नॉट ट्रांसफरेबल बिटवीन देम। ठीक है, जैसे कि म्यूजिक एबिलिटी फॉर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, मैथमेटिकल एबिलिटी फॉर सॉल्विंग अलजेब्रा प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल स्किल्स लाइक जैसे मैकेनिक कोई बहुत अच्छा है, ठीक है, भले वो और गुणा भाग नहीं कर सकता, वो सब नहीं करता, लेकिन उसका मैकेनिक का अगर इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वो उसको काम बहुत अच्छे से आता है, तो वो क्या है, उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी हो गई, जनरल क्वालिटी में नहीं आएगा। क्लियर हो गया।
आई होप कि इस स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी आपको क्लियर हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यूनिक टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और सब्जेक्ट एरिया, जो अभी डिस्कस किया कि एक यूनिक पर्टिकुलर एरिया की बात करेगी। वेरीज फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, लाइक म्यूजिक स्किल्स इज नॉट इक्वल टू मैथमेटिकल स्किल्स। ठीक है भाई, किसी के अंदर ही एक स्पेसिफिक क्वालिटी स्किल अगर है तो वो बोलेंगे एस फैक्टर। तो इन्होंने कहा 2 तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक तो जी फैक्टर जनरल फैक्टर जो एक कॉमन होता है सब में, एक एस फैक्टर स्पेसिफिक जो स्किल्स हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशलाइज्ड एबिलिटी इन स्पेसिफिक डोमेन, डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस ट्रेनिंग फोकस। और ये भी प्रैक्टिस ट्रेनिंग और फोकस के थ्रू इसको भी डेवलप कर सकते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। कैन कंपनसेट फॉर लोअर जी फैक्टर इन सम केसेस, जैसे कि कंपनसेट भी हो जाता है, जैसे कि स्टूडेंट वीक इन जनरल रीजनिंग बट एक्सेलेंट इन आर्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि होता है ना कि बच्चे पढ़ाई में तो उतने अच्छे नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आर्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिंगिंग में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उस जगह पर उनका जी फैक्टर अगर लोअर भी है तो भी वो चीज़ उनको मायने नहीं रखता है अगर उनका एस फैक्टर स्ट्रांग है। हाईली टास्क डिपेंडेंट, नॉट ट्रांसफरेबल और अनरिलेटेड, तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर हो जाएगा, डिपेंडेंट यहाँ का इसका टास्क है। मोर फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल देन जी फैक्टर, और ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है देन जी फैक्टर। ठीक है, चेंजेबल इसे कह सकते हैं देन जी फैक्टर, क्योंकि जी फैक्टर इज अ कॉमन है, लेकिन ये क्या है, आपने जैसे मान लीजिए आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप उसको स्पेसिफिक थोड़ा सा आपको अच्छा आता है, इंटरेस्ट है, उसके बाद आपने उस पर और ज़्यादा वर्क किया और वो आप वहाँ पर उसमें ग्रो कर गए, आगे बढ़ गए, तो ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि एक कॉमन सी एबिलिटी आपके अंदर है। की फीचर्स में हम बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन्स जी फैक्टर प्लस एस फैक्टर। जी फैक्टर इज कांस्टेंट अक्रॉस एक्टिविटीज एंड एस फैक्टर वेरी फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। तो जी फैक्टर तो आपकी पूरी लाइफ टाइम किसी भी पर्सन के लिए कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस तो सभी के अंदर है, हम सभी लोग इंसान है तो किसी ना किसी तरह की उसके अंदर इंटेलिजेंस तो है ही, अपने वो लाइफ लिवलीहुड के लिए काम कर रहा है ऐसा। ठीक है, लेकिन एस फैक्टर जो है वो एक वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। A person's performance depend on the strength of both the factors। अब जो पर्सन की परफॉर्मेंस है वो दोनों फैक्टर की स्ट्रेंथ पर ही वर्क करती है, ऐसा इन्होंने बताया। एम्फेसाइज दैट एजुकेशन शुड डेवलप बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज। इसीलिए आजकल कहा जाता है कि आप पढ़ तो लिख गए लेकिन अब आपका स्पेशलाइजेशन तो किसी फील्ड में होना ही चाहिए। आजकल स्पेशलाइजेशन की बहुत वैल्यू है, क्योंकि पढ़ लिख के तो इंजीनियर सभी कोई बन रहे हैं, डॉक्टर सभी कोई बन रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं किसी अपनी फील्ड में तो आपको एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा ही उस चीज़ के लिए। इसीलिए लोग जो है आजकल स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, बच्चे जो है किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है, अब हर चीज़ में आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशंस याद कर लेना है, क्योंकि थ्योरी के साथ में उसके बारे में ये ज़रूर पूछा जाता है। बैलेंस्ड डेवलपमेंट, टीचर शुड नर्चर बोथ जनरल इंटेलिजेंट एंड स्किल स्पेसिफिक। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस तो एकेडमिक का पार्ट होता ही है, बच्चों को पढ़ना लिखना और जो उनका मेन क्राइटेरिया है एक एग्जाम को पास करना, वो तो कर ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको एक स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में भी फोकस्ड होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस, रिकॉग्नाइज दैट ईच स्टूडेंट में एक्सेल इन डिफरेंट एस्पेक्ट। हम सभी को पता होना चाहिए कि हर बंदे के अंदर एक जो है इंडिविजुअल फैक्टर मीन्स यूनिकनेस होती है, तो टीचर को एज ए टीचर आपको अपने स्टूडेंट में वो यूनिकनेस को, वो डिफरेंट एस फैक्टर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। करिकुलम डिजाइन इंक्लूड एक्टिविटीज दैट प्रमोट जनरल रीजनिंग एज वेल एज स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ठीक है, ऐसा करिकुलम डिजाइन करना चाहिए। असेसमेंट, इवैल्यूएट स्टूडेंट्स ऑन अ वैरायटी ऑफ टास्क टू मेजर जी एंड एस फैक्टर। तो दोनों तरह की चीज़ें मेजर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर एकेडमिक में अच्छा नहीं कर पा रहा है फिर भी आप उसको एकेडमिक के बेसिस पर भी असेसमेंट करे चले जा रहे हैं। तभी देखिए आजकल स्कूलों में सिर्फ एकेडमिक नहीं होता है, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर का बहुत डिमांड है। जब आप बच्चों को ये भी बताया जाता है कि सिर्फ आपको स्कूल का रिजल्ट ही नहीं अच्छा लाना है, साथ में उनके कॉपी के भी नंबर मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के भी नंबर मिल रहे हैं, आप स्कूल की एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके भी नंबर मिल रहे हैं। मतलब उनको हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का उनको जो है मौका दिया जाता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प स्टूडेंट चूज करियर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक एबिलिटीज। So Spearman theory laid the foundation of modern intelligence research influencing IQ test and cognitive psychologies। ठीक है, बाद में आगे चल के हम अभी इसमें IQ टेस्टिंग और साइकोलॉजी जो हमने पढ़ी है, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ जो है
उनको भी किसी ना किसी तरीके से ये इन्फ्लुएंस करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी हमारी है जो है थर्स्टन्स की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। लुइस एल थर्स्टन अपोज्ड स्पेरमैन आइडिया ऑफ सिंगल जनरल फैक्टर एंड प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ सेवरल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रेदर देन वन ओवरऑल एबिलिटी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा स्पेरमैन ने क्या कहा था, इंटेलिजेंस के लिए खाली 2 फैक्टर बताए, लेकिन इन्होंने एक जनरल फैक्टर को नकार दिया। थर्स्टन ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ओवरऑल एबिलिटी है, ये क्या है, सेवरल छोटी छोटी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से मिलकर बनती है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि हर एक जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर है जो सब में आएगा, नहीं भाई। किसी की वर्बल कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, किसी की वर्ड फ्लुएंसी अच्छी है, किसी की नंबर एबिलिटी अच्छी है, तो इन्होंने इसकी बात कर दी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ भी होती हैं, वो भी मायने रखती हैं। जैसे कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज, वर्ड फ्लुएंसी, प्रोड्यूसिंग वर्ड्स क्विकली, नंबर एबिलिटी, वर्किंग विद नंबर्स एंड क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, जैसे कि मेंटली रोटेटिंग या विजुअलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, और मतलब तस्वीरों को पहचान कर विजुअलाइज करके चीज़ों को जल्दी से जो है उन चीज़ों पर अपना काम कर लेना। मेमोरी, रिटेनिंग, रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, किसी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। परसेप्चुअल स्पीड, मतलब क्विकली आइडेंटिफाई करना विजुअल डिफरेंसेस एंड डिटेल्स। इसके अलावा किसी की रीजनिंग अच्छी होगी, किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होती है। तो कोई इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की बात भी यहाँ पे इन्होंने की है। इंडक्टिव का मतलब होता है कि ड्राइंग जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। तो कोई किसी तरह की, किसी पर्सन में इस तरह की भी एबिलिटी हो सकती है कि वो सेम काइंड ऑफ चीज़ों को देखकर बाद में उसका एक जनरल कंक्लूजन कर सके। और डिडक्टिव का मतलब होता है कि जनरल रूल्स जो हैं उनसे आप किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन तक रीच कर जाएं। इंडक्टिव और डिडक्टिव में आप ऐसा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि ये टीचिंग मेथड्स में भी आते हैं, आप सेमेस्टर 2 में भी पढ़ेंगे इनको। लाइक ये है कि जैसे कि आप किसी चीज़ को जानते हैं, नोन टू अननोन की बात है। जैसे कि बच्चे को अगर आपको नाउन सिखाना है तो पहले बच्चे को ये तो पता है ना कि उसका नाम क्या है, उसके दोस्त का नाम क्या है, या इस बिल्डिंग का नाम क्या है, या फेमस क्रिकेटर का नाम, ऐसे करके आपने कई सारे नेम्स का पूछे। और तो ये क्या है, ये उसको जानता है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है उसका इस बारे में कि नेम होते हैं सारे। देन यू हैव टोल्ड दैट ये जितने भी नाम हैं, इन्हीं नाम को नेम्स, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको जनरलाइज्ड कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव क्या होता है, जैसे कि आपने पहले फॉर्मूला बता दिया, जैसे कि मैथ्स में होता है ना कि पहले फॉर्मूला हमने बता दिया, फिर क्वेश्चन दिया और बोला कि अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल देंगे। एक है कि आपने पहले छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू उस फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया और फिर फार्मूला बताया। तो 2 इंडक्टिव वो होता है जहाँ पे आप डेरिवेट करके फॉर्मूला लेकर आते हैं, और डिडक्टिव वो जो फॉर्मूले से ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये इंडक्टिव डिडक्टिव का कुछ ज़्यादा ही लंबा डिस्क्रिप्शन हो गया। चलिए अब देखते हैं इनकी की पॉइंट ऑफ थ्योरी क्या था, कि इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल। तो इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की मल्टी डायमेंशन होती, एक जी और 2 फैक्टर थ्योरी नहीं है। ईच प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इज इंडिपेंडेंट, दे मे वर्क टुगेदर इन कॉम्प्लेक्स टास्क। तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने ऊपर इतनी सारी मेंटल एबिलिटीज़ बताई हैं, ये अलग अलग होती हैं। इनको प्राइमरी मेंटल एबिलिटी बोला, ये अलग अलग होती हैं, बट ये एक साथ मिलके किसी प्रॉब्लम को या कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने पर हेल्प करती हैं। नो सिंगल जनरल फैक्टर डोमिनेट, इनके अकॉर्डिंग कोई ऐसे जनरल फैक्टर्स नहीं होते हैं जो डोमिनेट करते हैं किसी चीज़ को। इंस्टेड डिफरेंट टास्क रिक्वायर्ड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज। तो इनके अकॉर्डिंग है कि ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉब्लम में ये सारे जनरल फैक्टर्स हैं वही करेंगे, नहीं, डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज रिक्वायर होती हैं। जितनी इन्होंने एबिलिटीज बताई हैं, किसी एक समस्या में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग की ज़रूरत है, तो किसी में वर्ड, जो इन्होंने बताया था कि ऊपर विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, तो कहीं पर आपको वर्ड फ्लुएंसी की बात आती है। तो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत होती है, ऐसा इन्होंने बोला। एजुकेशन शुड आइडेंटिफाई एंड डेवलप ईच ऑफ दीज एबिलिटीज़, और इनके अकॉर्डिंग बच्चे की अंदर की इन सारी चीज़ें को आइडेंटिफाई करना ये एजुकेशन का काम है, और उन एबिलिटीज़ को डेवलप करना एजुकेशन का काम है। वीकेस्ट aspect of this theory क्या है कि the main criticism is that it underestimates the role of general mental ability। तो जो इसका मेन पॉइंट था वही उसका क्रिटिसिज्म भी हो गया कि जनरल मेंटल एबिलिटी को इन्होंने एक तरह से नकार दिया, जो इसका अंडर एस्टिमेट किया, जो इसका क्रिटिसिज्म था। लाइक रिसर्चर्स शोज दैट एबिलिटीज आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, दे टेंड टू कोरिलेट। तो रिसर्च ने शो किया कि ऐसा नहीं है कि एक कोई एबिलिटी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी टास्क को करेंगे तो इतनी जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वो टास्क कर पाएंगे, ऐसा रिसर्चर्स में पाना गया।
सम साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यूज ऑफ कॉमन फैक्टर स्टिल इन्फ्लुएंस ऑल एबिलिटी। तो इनके अकॉर्डिंग जो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये भी माना कि भाई कॉमन जो एक फैक्टर है, जैसे जी फैक्टर उन्होंने बोला, वो कहीं ना कहीं चीज़ एबिलिटी सारी एबिलिटीज़ को इन्फ्लुएंस करता ही करता है। तो ये इनका वीक एस्पेक्ट भी हो गया। नाउ आ जाते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, तो बेसिकली इन्होंने इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग को इनके अकॉर्डिंग महत्व ज़्यादा देना चाहिए। टीचर शुड रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट्स एक्सेल इन डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ एंड डिज़ाइन लर्निंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली। तो इनके अकॉर्डिंग है कि हर बच्चे के पास एक अलग अलग टाइप की मेंटल एबिलिटी है, तो उसको उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ को उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहिए। मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट, करिकुलम शुड एम टू डेवलप ऑल प्राइमरी एबिलिटीज़ लाइक वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशल, रीजनिंग, जो हमने ऊपर पढ़ी। तो इनके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो ऐसा डेवलप करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि सभी ये जो प्राइमरी एबिलिटीज़ हैं इनको सबको डेवलप कर सके। डायग्नोस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। टेस्ट शुड बी डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन ईच एरिया। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि भाई डायग्नोस करके असेसमेंट किया जाए कि किस पर्टिकुलर किस एबिलिटी में बच्चा वीक है और किस एक्टिविटी में बच्चा किसको उसकी जो स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेसेस है। जस्ट नॉट ओवरऑल इंटेलिजेंस की बात ना की जाए। डाइवर्स टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, तरह तरह के मेथड से बच्चों को पढ़ाइए। इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इनकरेज करिए। रियल लाइफ सिचुएशंस की प्रॉब्लम बताइए। बैलेंस्ड करिकुलम होना चाहिए। गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू मैथमेटिक, लैंग्वेज, आर्ट्स। तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारे कोर्स में इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड रेमेडियल वर्क, प्रोवाइड टारगेटेड सपोर्ट इन वीकर एबिलिटीज विदाउट नेग्लेक्टिंग द स्ट्रॉन्गर वंस। तो स्पेशलाइज्ड रेमेडियल काम वहीं पे होता है जहाँ पे आपके बच्चे की वीकनेसेस हैं, वहीं पर रेमेडीज का यूज़ किया जाता है। करियर गाइडेंस, हेल्प स्टूडेंट चूज करियर बेस्ड ऑन देयर डोमिनेंट मेंटल एबिलिटीज़। ठीक है, तो अगर बच्चे में किसी दूसरी चीज़ की एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है तो उसको उस चीज़ के लिए फोकस करना। ग्रुप एक्टिविटीज़, प्रमोट एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर्स कोलेबोरेशन, कंबाइनिंग एंड डिफरेंट एबिलिटीज़। तो इसमें तो कुछ नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी के लिए बच्चों को प्रमोट करना, इनकरेज करना। असेसमेंट बियॉन्ड एग्जाम, यूज़ प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, प्रैक्टिकल टास्क। तो मैंने अभी बताया कि अब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है। पूरा 360 डेवलपमेंट जो हमारा NEP 2020 आया है उसमें आती है कि आपको सिर्फ एकेडमिक नहीं चेक किया जाएगा, बच्चे का ओवरऑल होलिस्टिक पूरा 360 डेवलपमेंट जो रिपोर्ट कार्ड है वो बनेगा। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा गुलिफोर्ड मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। चलिए इसको पढ़ते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये है 3 डायमेंशनल थ्योरी, या इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल या SOI मॉडल। JP गुलिफोर्ड प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल यूनिटरी एबिलिटी बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट एबिलिटी। तो ये भी कहीं ना कहीं वही बात करते हैं जो ऊपर उन्होंने अभी हमने थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, ऑपरेशंस कैसे, इनके अकॉर्डिंग क्या है, हाउ द माइंड वर्क्स, द मेंटल प्रोसेस कैसे काम करता है। तो इन्होंने बताया देयर आर डिफरेंट वेज वी यूज माइंड टू हैंडल इंफॉर्मेशन। 5 वेज, कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड इवैल्यूएशन। तो 5 तरीके बताए कि हमारा जो माइंड है इस तरीके से काम करता है। कॉग्निशन का मतलब दिमाग से होता है अंडरस्टैंडिंग और डिस्कवरिंग इन्फॉर्मेशन। मेमोरी का मतलब जो हमने स्टोर किया उसको रिकॉल करना। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ही क्वेश्चन के एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशंस सोच लेना, क्रिएटिव आइडियाज निकालना। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर आप ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन टुगेदर टू फाइंड वन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया तो उसके रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको सबको एक साथ करके आपने एक फाइन आंसर दे दिया। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जजिंग एक्यूरेसी एंड सूटेबिलिटी, तो ये इवैल्यूएट करना। तो ये इन्होंने बताया कि माइंड ऐसे काम करता है। दूसरा इन्होंने बताया कंटेंट के बारे में, व्हाट द माइंड वर्क्स ऑन, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। कंटेंट कैसी रहती है, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। तो फिगरल में क्या होता है, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन परसीव्ड थ्रू सेंसेस, जो ये फिगर्स की बात करता है। जो हमारा माइंड है वो किस तरह के कंटेंट पे काम करता है। दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन इन सिंबल्स और कोड्स, जैसे नंबर्स और लेटर। तीसरा है मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज। सिमेंटिक का मतलब होता है जो वर्ड्स और आइडियाज है वर्ड्स पे बेसिकली काम करता है। और चौथा है बिहेवियरल, मीन्स इन्फॉर्मेशन दैट पीपल्स एक्शन, इंप्रेशंस एंड सोशल यूज। तो दीज आर द 4 थिंग्स जिसके बेसिस पे हमारा जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा माइंड प्रोसेस करता है। फिगर्स होगा मतलब देखकर या सुनकर, या सिंबल्स के थ्रू, या फिर वर्ड्स के थ्रू, या फिर एक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो इनको ना याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्या, उसके बाद आता है प्रोडक्ट।
द फॉर्म इन विच फॉर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और प्रोसीड। अब प्रोडक्ट क्या है, जब हमने इंफॉर्मेशन को जिस में अपना सारा डेटा कलेक्ट कर लिया माइंड में, देन अब उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी। तो वो किस तरीके से होते हैं, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। यूनिट्स का मतलब है कि सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई एक फैक्ट या एक वर्ड, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप सिमिलर, क्लासेस का मतलब है कि ग्रुपिंग सिमिलर आइटम्स। जैसे आप बच्चे को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि बच्चे को पहले हमने ट्राइंगल्स और स्क्वायर इस सब का रेक्टेंगल की डेफिनेशन बता दी, उसके बाद वो ग्रुपिंग करना सीख जाएगा। जब भी वो ट्रायंगुलर फिगर देखेगा वो एक साइड में रखेगा, स्क्वायर देखेगा एक साइड में रखेगा, और सर्कल देखेगा तो एक साइड में रखेगा, तो वो ग्रुपिंग करना सीख जाएगा। रिलेशंस, कनेक्शन बिटवीन देम, बिटवीन आइटम, फिर कनेक्शंस क्या क्या है वो भी बताना, समझना, सीखना। सिस्टम, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ रियल आइटम्स, उसके बाद उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर आप जो है अपना जो इन्फॉर्मेशन आपने लिए उसको ऑर्गेनाइज कर लेना अपने माइंड में। कि जैसे कि वही है कि एक ट्रायंगल है, तो अभी ट्रायंगल तो पहले लाइन का क्लासिफिकेशन है, लेकिन दूसरा ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलिन एंड इक्विलेटरल। तो वो फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको अपने माइंड में सिस्टम बैठाना। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑन मीनिंग। अब अगर इंफॉर्मेशन को चेंज भी करना है, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे जब आप नई चीज़ें सीखेंगे तो। और इम्प्लीकेशंस, प्रिडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जब भी आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, स्टोर्ड है या आपने चाहिए, तो उसको अप्लाई करना या इम्प्लीकेशंस में देखना कि कहाँ पे आप किस तरह की चीज़ें को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए इसको और ध्यान से समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इसको ये जो पूरा हम पढ़ के आए हैं, इसको इन्होंने क्यूब में रिप्रेजेंट किया था इस तरीके से। द इमेज अ 3D क्यूब वेयर ईच साइड रिप्रेजेंट्स 1 डायमेंशंस, ऑपरेशंस इनटू कंटेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, इस तरीके से ये ऑपरेशंस थे। ठीक है, उसके बाद ये इसका जो है आपका ये नीचे वाले हो गए हमारे कंटेंट, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल, और लास्ट में ये हमारा था प्रोडक्ट। इस तरीके से इन्होंने 3D फिगर में इसको कंबाइन किया था। बाय कंबाइनिंग ईच ऑपरेशन विद ईच कंटेंट, ईच प्रोडक्ट, वी गेट अ यूनिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि इस तरीके से पूरा ये हमारा माइंड जो है वो काम करता है, इंटेलिजेंस बेसिकली काम करती है हमारी। द ओरिजिनल मॉडल 5 ऑपरेशंस, 4 कंटेंट एंड 6 प्रोडक्ट थे, यानी 120 एबिलिटीज़ इन्होंने निकाली थी। मतलब यहाँ से समझिए एक एबिलिटी, इसको और इसको मिला के यहाँ पर एक एबिलिटी, ठीक है। फिर यहाँ से इसको मिला के 2 एबिलिटी, इस तरीके से उन्होंने बताया था। लेटर गुलिफर्ड एक्सपैंड इट टू इंक्लूड मोर टाइप्स रीचिंग 150, लेकिन बाद में पहले इनिशियली इन्होंने अपना जो मॉडल था उन्होंने 5 × 4 × 6 का किया था, जिससे उनको 120 एबिलिटीज़ मिली थी, लेकिन बाद में गुलिफर्ड ने इसको 150 एबिलिटीज़ तक पहुँचा दिया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, मेन फीचर इसके क्या थे, एम्फेसाइजेस द वैरायटी ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इन्होंने इसके थ्रू बताया था, तरह तरह की इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात की थी। वैरायटी ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ को इन्होंने भी बताया था कि कई होती हैं, ऐसा नहीं कि एक जनरलाइज्ड नहीं होती है, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। रिकॉग्नाइजेस क्रिएटिविटी एज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, और जो है क्रिएटिविटी को भी इन्होंने एज ए पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस बोला। मूव्स बियॉन्ड द आइडिया ऑफ अ सिंगल IQ स्कोर। तो सिंगल IQ स्कोर को इन्होंने भी महत्व तो नहीं दिया कि ऐसा कोई इंटेलिजेंस IQ नहीं होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं होता है जिससे आप किसी की IQ चेक करके बता दें कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं। एप्लीकेबल इन एजुकेशन, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, क्रिएटिव ट्रेनिंग। तो इन्होंने ये बताया कि आप एजुकेशन में भी, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में भी और क्रिएटिव ट्रेनिंग के में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी उसको बेसिकली वही है कि कोई एक जनरल फैक्टर नहीं है, कई तरीके की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की। चलिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। फोकस ऑन मल्टीपल एबिलिटीज़, जो भी हमने डिस्कस किया। टीचर शुड रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट हैव डिफरेंट इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स, क्रिएटिविटी, मेमोरी एंड रीजनिंग एंड प्लान लेसन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये एजुकेशन इम्प्लीकेशंस और इससे ऊपर वाले जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हमने पढ़े थे, आप दोनों को कंबाइंड करके एक भी याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक तरह से सेम ही जा रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, सिंस डाइवर्जेंट थिंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एक्टिविटीज लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी इनकरेज्ड। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग को, डाइवर्जेंट थिंकिंग को, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चे से एक ही आपने क्वेश्चन पूछा, उसने एक लाइन में आंसर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, उसने आंसर बता दिया, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, उसने आंसर बता दिया। नहीं, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसे क्वेश्चंस उससे पूछने चाहिए जिससे उसका ब्रेन स्टॉर्म हो।
वो कई ऑप्शंस उसके बताए, कई चीज़ें सोचने पे मजबूर हो कि नहीं अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग करना। तो इसके लिए बच्चे को इनकरेज करना इन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने बताया कि दिमाग में कई सारी एबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत संभावनाएं हैं तरह तरह की, नहीं कोई एक जनरल फैक्टर नहीं है। बैलेंस्ड असेसमेंट एग्जाम शुड टेस्ट नॉट ओनली मेमोरी कन्वर्जेंट थिंकिंग बट ऑल्सो क्रिएटिविटी, रीजनिंग एंड एप्लीकेशन स्किल्स। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की बात वो लोग करते हैं जो इनको ये पता है कि जो ये मानते हैं कि यहाँ पर कई तरह के बच्चे के अंदर जैसे प्राइमरी एबिलिटीज़ की हमने जो बात करी है, तो हर बच्चा यूनिक है, किसी की कोई एबिलिटी बहुत अच्छी है, किसी की कोई एबिलिटी बहुत अच्छी है। ये स्पेसिफिक फैक्टर की बात नहीं हो रही है, ये नॉर्मल बात हो रही है कि किसी की रीडिंग बहुत अच्छी है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की जो है सिंबलिक मेमोरी बहुत अच्छी है, कोई जो है फिगरल बहुत अच्छी है। इस तरह तो उस तरह की चीज़ें बच्चे की उस छोटी छोटी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे वो लैक हो रहा है तो उसके लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की बात की जाती है। लेसन शुड बी डिजाइन टू कैटर टू ऑल टाइप ऑफ कंटेंट, कि अपने आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हर तरीके के कंटेंट को, विजुअल एड्स भी, ऑडियो एड्स भी, इसके अलावा जो है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी आपके हेल्प करते हैं बच्चे के लिए, आप यूज़ करें, क्योंकि आपको ऑल टाइप ऑफ कंटेंट को डिलीवर करना है। बिकॉज हर बच्चा यूनिक है और उसकी हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटी है, ऐसा कोई जनरल फैक्टर नहीं है कि सब में अंदर कॉमन है। ठीक है, स्किल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, तो स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात करते हैं कि एवेल्युएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशनल थिंकिंग, या रेशनल थिंकिंग होगा ये मेरे ख्याल से, रिलेशनल नहीं है, रेशनल थिंकिंग। ठीक है, कैन बी ट्रेंड सेपरेटली बाय स्ट्रेंथन वीक एरियाज, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चे के वीक एरियाज पर काम करके हम इन चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। Encouragement of higher order thinking, classroom tasks should move beyond rote learning। rote learning रट्टा नहीं लगानी है, उस बच्चे की जो एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करना है। होलिस्टिक करिकुलम डिजाइन, करिकुलम शुड इंटीग्रेट आर्ट्स, साइंस, सोशल स्किल्स टू डेवलप 150 एबिलिटीज अकॉर्डिंग टू गुलिफर्ड, जो उन्होंने बताया था। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सिंस इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, तो स्टूडेंट शुड नॉट बी जज्ड बाय ओनली सिंगल IQ स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रॉब्लम बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हेल्प्स डेवलप मल्टीपल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज साइमल्टेनियसली। तो वही रियल ऑफ सिचुएशन में आप उनको, बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं उसको कैसे यूज़ करके वो अपनी जो बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता है, उसको प्रूव कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। टीचर एज अ फैसिलिटेटर इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, टीचर शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर और गाइड। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है गुलिफर्ड की थ्योरी। नेक्स्ट आती है हमारी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये आपके सीटेट में भी आती है, पूछी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सीटेट का भी एग्जाम दे रहे हैं। Howard Gardner's theory of multiple intelligence defines intelligence as the ability to process different types of information in unique ways। ठीक है, चलिए अब इसको देखते ध्यान से समझिएगा। इनके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ इंटेलिजेंस में क्या क्या होता है, एडेप्टिव एबिलिटी। इंटेलिजेंस कैसा होता है, उसका नेचर एडेप्टिव होती है, ये हेल्प इंडिविजुअल एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट। तो ये अभी हमने ऊपर भी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस में भी देखा था। मल्टी डायमेंशनल होती है, इंक्लूड लॉजिकल रीजनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ये भी मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं इंटेलिजेंस की। कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात है, इंटेलिजेंस इज शेप्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। देखिए इंटेलिजेंस पे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का भी इफेक्ट आता है, शेप्ड होती है, क्योंकि आप अपने जो कल्चर हैं, जो अपनी रूट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हम उसमें भी हो सकता है कि कोई इंसान उससे आगे बढ़ के सोच ही ना पाए जिस कल्चर या जिस सोसाइटी में वो रह रहा है। डायनामिक की बात क्या करती है, इट डेवलप्स ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो इनके अकॉर्डिंग ये डेवलप हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस। मेजरेबल कैन बी असेस्ड यूजिंग IQ टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेट्रा। तो इन्होंने ये बोला कि इसको मेजर करना है तो हम इसको मेजर कर सकते हैं थ्रू IQ टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। चलिए देखते हैं इन्होंने मल्टीपल जो इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है उसमें इन्होंने क्या बताया है। हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एबिलिटी, इन्होंने भी यही बोला, बट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टाइप्स। ठीक है, और इन्होंने टोटल जो है कितने टाइप बताए हैं जी, टोटल 8 टाइप्स इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। इसमें देख लेते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक
इंटेलिजेंस एक इन्होंने बताया, ये नाम से याद रखिएगा, सीटेट में भी पूछा जाता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली। कौन करता है? जैसे राइटर्स होते हैं और पोएट्स होते हैं, इनके अंदर लैंग्वेज को यूज़ करने की अच्छे से यूज़ करने की एबिलिटी अलग होती है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये किसके? प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इन सब के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है? लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसके अंदर होगी? जो सेंसिटिव टू साउंड होंगे, रिदम्स होंगे, म्यूजिक, जो म्यूजिशियंस और कंपोजर्स होते हैं। अच्छा, काइनेस्टिक इंटेलिजेंस किसके अंदर होगी? जो स्पोर्ट एथलेटिक्स हैं या डांसर्स हैं, जो या जिम्नास्टिक्स जो करते हैं, कोऑर्डिनेशंस ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड फिजिकल स्किल्स। स्पेशल इंटेलिजेंस किसके अंदर होगी? जो एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट्स ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आर्किटेक्ट्स होते हैं हमारे, पेंटर्स होते हैं, और जो ये मूर्तियां बनाने का काम करते हैं, वो सारे लोग। ठीक है। 6 आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग वेल विद अदर्स। जो एक दूसरे, जैसे इंटरपर्सनल का मतलब होता है जैसे टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, जो दूसरे से इंटरेक्ट बहुत अच्छी तरह से करते हैं, बहुत अच्छे से अपने उनको प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो इंटरपर्सनल हो गया। और इंटरपर्सनल कौन से होते हैं? जो सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शंस, जो अपने आत्मचिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें कौन से आ जाएंगे? साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर्स। नेचुरलिस्टिक में कौन से हो? जो नेचर से बहुत प्यार करते हैं, सेंसिटिव टू नेचर एंड द एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल बॉटनिस्ट या फार्मर्स या जो गार्डनर्स होते हैं, वो सब। गार्डनर theory emphasize that intelligence is diverse and that people excel in different areas rather than just academic और logical reasoning। तो इन्होंने इस तरह से 8 तरह के इंटेलिजेंस को बताया। इन्होंने कहा कि ये सबके लिए डिफरेंट है, तो कोई भी किसी भी एरिया में जो है अपने आप को आगे ले जाकर जो है तैयार कर सकता है, डिपेंड ऑन देयर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटेलिजेंस का मतलब है कि उसके अंदर वो इंटरेस्ट भी है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिकली या लॉजिकल रीजनिंग के ही थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कई तरह की और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, इनका भी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। इंडिविजुअलाइज टीचिंग इन्होंने भी बोला है, वैरायटी इन टीचिंग मेथड्स इन्होंने भी बोला कि स्टोरी टेलिंग करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, विजुअल एड्स करके पढ़ाइए। ये आप तीनों में कॉमन भी कर सकते हैं, इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा पॉइंट वाइज। ठीक है, क्योंकि टाइम इतना कम है, तो अब इसमें यही है कि आप दी बेस्ट जितना कर पाएँ। करिकुलम डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, इंक्लूड एक्टिविटीज़ फॉर ऑल 8 इंटेलिजेंस, नॉट जस्ट इन लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल्स। तो इनके अकॉर्डिंग करिकुलम में जो है बच्चे को अपनी हर तरह की एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने का जो है मौका मिलना चाहिए। असेसमेंट बियॉन्ड टेस्ट, सिर्फ टेस्ट के बेसिस पर नहीं परफॉर्म करना है असेसमेंट, सभी चीज़ों को इंक्लूड करना है। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल टैलेंट जैसे वैल्यू आर्टिस्टिक है, एथलेटिक्स है, इंटरपर्सनल, तो सभी के इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए एजुकेशन में। इनकरेजिंग कोलैबोरेशन को इनकरेज करना चाहिए। इंटीग्रेशन विथ डेली लाइफ, लिंक सब्जेक्ट्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस, हमेशा जो भी आप बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके लिए रियल लाइफ सिचुएशंस का इस्तेमाल करना ही करना है आपको। अभी जब आप एज ए टीचर भी आप जाते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी की बुक्स की, उसमें जो आपके इन्वायरमेंट के और जो आपके सराउंडिंग्स के एग्जाम्पल है, उन्हीं के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्रिएटिंग अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, का क्लासरूम शुड प्रोवाइड स्पेस फॉर रीडिंग, म्यूजिक, मूवमेंट, आर्ट, ये सारी चीज़ें। इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में भी अवेयर रहने के लिए बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। लाइक हेल्प स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ फॉर वर्क ऑन देयर वीकर इंटेलिजेंस। तो आप बच्चे को, आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए उसको अवेयर करा सकते हो कि नहीं, अगर इसमें नहीं आ रहा है अच्छे मार्क्स कोई बात नहीं, बट आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, सो आप इसमें कंटिन्यू करिए, लाइक दिस। 10th क्या है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स, प्रिपेयर स्टूडेंट टू यूज मल्टीपल इंटेलिजेंस इन सॉल्विंग पर्सनल, सोशल एंड पर्सनल चैलेंजेस। और बच्चे को प्रिपेयर करना है कि वो मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर सकता है अपनी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर ये थ्योरी खत्म होती है। नाउ कमिंग टू द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। Measurement of intelligence. Measurement of intelligence refers to the assessing an individual's mental ability compared to others of the same age, usually through standardized test. ठीक है, तो अब देख लेते हैं जरा ये टेस्ट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कब इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्टिंग मूवमेंट, बेनेट सिमोन स्केल 1905 में इन्होंने टेस्ट दिया था, डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बिनेट एंड
थियोडोर सिमोन, ये फ्रांस के थे। पर्पस आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ इन स्कूल। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल जो है बहुत सारी जगह आपने जैसे कि वो आमिर खान वाली मूवी देखी होगी डिसलेक्सिया, जब उस समय लोगों को समझ में आया कि हाँ, बच्चों को रीडिंग राइटिंग की भी डिसेबिलिटी होती है, बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत हो सकती है। वो आपको दिखेगा पूरा नॉर्मल, लेकिन किसी को रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम है, किसी को जो है लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम है, तो वो डिस्ग्राफिया, किसी को कैलकुलेशन है, पर्टिकुलर सिर्फ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, एडीएचडी है, अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जैसे बोलते हैं, ऑटिज्म है, तो ये सारी क्या है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में आ जाता है, जो कि इन्होंने उसके लिए बताया। आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में भी पढ़ने को मिलेंगी। और यहाँ तो उन्हीं के बारे में इन्होंने टेस्ट किया, आईक्यू टेस्ट रख दिया। फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन्होंने बनाया, जिसमें मेजर्ड किया इन्होंने मेंटल एज, कंसिस्टेड ऑफ सिंपल टास्किंग इंक्रीजिंग इन डिफ़िकल्टीज़। तो उसमें ने क्या था कि छोटे-छोटे टास्क दिया था और फिर इसको क्या करते थे, थोड़ा जो छोटे-छोटे टास्क दिए और उसके बाद उसको इंक्रीज़ करते गए उसकी डिफ़िकल्टी लेवल को। तो जहाँ तक उसने सॉल्व किया बच्चे ने, तो उन्होंने उसकी आईक्यू लेवल को वहाँ पर बता दिया कि हाँ, ये इसका इतना आईक्यू लेवल है। ये उनका पूरा पैरामीटर होगा, उतना डीप में जाके नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर बिनेट सिमोन स्केल के बारे में कुछ लिखने को आ जाए तो आप लिख पाएँ, इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक इंक्लूडेड है। कवर्ड एबिलिटी लाइक मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने जो है इंक्लूड करी हुई हैं। लिमिटेशन इसकी क्या थी, डिज़ाइंड फॉर फ्रेंच चिल्ड्रन। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अब ये फ्रेंच चिल्ड्रन की चीज़ों को देख रहे हैं, जबकि अगर कल्चरल डिफरेंसेस इसमें आ जाएंगे, अगर इंडियन बच्चों पे आप वो चीज़ें अप्लाई करेंगे तो मे बी जो फ्रेंच चिल्ड्रन हैं वो जिस चीज़ सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंस अलग होंगे, और इंडियन बच्चे के या किसी और वेस्टर्न और किसी कंट्री के हैं बच्चे तो उसका अलग होगा। तो ये लिमिटेड हो गया ये टेस्ट। नेक्स्ट आ गया फिर बिनेट नाम से ही दूसरा टेस्ट आया था। देयर वर रिवाइज्ड वर्जन्स ऑफ ओरिजिनल स्केल। उसके बाद उस ओरिजिनल स्केल को फिर से रिवाइज किया गया और टास्क अरेंज इन एज लेवल। अब क्या किया गया, 3 इयर्स और 4 इयर्स लेवल पर अरेंज किए गए टास्क को। इसमें इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज को इंट्रोड्यूस किया। वाइडली यूज इन एजुकेशन टू डिटेक्ट स्लो लर्नर्स। और इसका यूज़ किया जाने लगा किसमें, वो था लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को जो है पहचानने के लिए, फिर ये किसके लिए, स्लो लर्नर्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या था, अमेरिकन रिवीजन। तो वापस ये जो स्टैंडर्ड बिनेट टेस्ट 1969 में इन्होंने दिया था, स्टैंडर्ड बिनेट ने, लुइस टर्मन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे ये बिनेट। लुइस टर्मन ने जो है उन्होंने बिनेट टेस्ट को ही थोड़ा सा और ज़्यादा रिवाइज किया इसके बाद जाके। मेजर चेंज क्या है, अडेप्टेड फॉर अमेरिकन कल्चर एंड अ लैंग्वेज। तो अगेन इसमें था कि अमेरिकन कल्चर लैंग्वेज को बताता था, लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्मूला पढ़ना है। इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो आईक्यू है इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100। ठीक है, सुटेबल वॉज फॉर एज 2 टू एडल्टहुड। तो इनके अकॉर्डिंग ये एज 2 टू एडल्टहुड तक ये सुटेबल था, मतलब जो आईक्यू टेस्ट होता है बेसिकली उसकी बात की गई है। तो उसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला। स्टिल यूज टुडे इन अपडेटेड फॉर्म्स फॉर गिफ्टेडनेस टेस्टिंग, स्कूल प्लेसमेंट एंड क्लिनिकल असेसमेंट। तो जो बच्चे को अगर लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका आईक्यू टेस्ट कहीं कहीं जाए साइकोलॉजिस्ट का अगर कोई लेता है कि व्यू लेना चाहता है तो ये आईक्यू टेस्ट वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैचलर्स टेस्ट। तो दीज आर द हिस्टोरिकल मूवमेंट हैं, इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐड कर दिया है। ये तो कभी भी नहीं आया है, इसको हम लीव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल एज। अब ये जो मेंटल एज है वो बेसिकली मीनिंग क्या है इस पे बात कर लेते हैं। द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल एज कंपेयर टू द एवरेज एबिलिटी ऑफ पीपल एट गिवन क्रॉनिकल एज। ठीक है, तो मेंटल एज का मतलब हो गया कि वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो काम करने की कैपेबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की, इसको कंपेयर करना एवरेज एबिलिटी ऑफ पीपल से, उसी एज ग्रुप के जो और बच्चे हैं उन्हीं से जो है आप इसको कंपेयर करें एट ए गिवन क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। एक 10 ईयर ओल्ड बच्चा है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है 12 ईयर ओल्ड की तरह, तो मेंटल एज उसकी कैसी हो जाएगी, 12 ईयर्स हो जाएगी। है बच्चा 10 साल का, लेकिन वो जिसकी परफॉर्मेंस है वो एवरेज एबिलिटी जो उस एज ग्रुप के लोग हैं उससे मैच कर रही है। एल्फ्रेड बिनेट ने इसको दिया था मेंटल एज का कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। और ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट की परफॉर्मेंस पे बेस्ड था। ये जो टेस्ट होते थे उस पर, वो कैसे होते थे वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट इसी को बोलते हैं।
A numerical score that indicates a person's intellectual level in relation with their age. स्टर्न ने इसको दिया था बाद में IQ का मेंटल एज अपॉन होगा मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला बाद में इन्होंने दिया था स्टर्न ने, तो इसको याद रखिएगा। मेंटल एज अगर किसी की 12 है और क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 10 ईयर्स है, तो IQ उसकी कितने निकल के आ रही है 120। दिस मीन्स द चाइल्ड इज इंटेलेक्चुअली अबव एवरेज ऑफ देयर एज। तो इससे यहाँ से IQ अगर 120 है तो मीन्स उस अबव एवरेज है अपनी एज से। ठीक है, कि बच्चा 10 साल का है लेकिन अभी उसकी मेंटल एज 12 साल वाले बच्चे की से मिलती जुलती। यहाँ पर एक IQ के लिए क्लासिफिकेशन है, ये भी यहाँ पर दिया गया। IQ रेंज जैसे कि है 120 से 129, ये पूरा चलता है। बिलो 70 वाले अगर इसी फॉर्मूले में रखकर हम बिलो 70 वाले आते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंटी है, सी है मतलब थोड़ी सी बुद्धिमान कम है, उसको हम बोलते हैं कि बिलो देन एवरेज। 70 से 79 वाले बॉर्डर लाइन है, मतलब 80 to 89 वाले लो एवरेज IQ है उनकी। 90 to 90 वाले 109 एवरेज माने जाते हैं, और 110 से 190 हाई एवरेज, और 120 से 129 जो है वो सुपीरियर, और 130 प्लस तो गिफ्टेड हो जाते हैं। तो ये पूरा एक IQ रेंज है, ये आप याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट, सॉरी इंटेलिजेंस टेस्ट। इस पर क्वेश्चंस आते हैं। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? नंबर फर्स्ट देखते हैं, अ टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू वर्स पर्सन एट ए टाइम। अब जैसे कि हम समझ में आ रहा नाम से इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो वो किसी एक पर्सन पर एट ए टाइम किया जाए बाय ए ट्रेन्ड एग्जामिनर। ओके, इट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स इन मेंटल एबिलिटी इन डिटेल। एक किसी इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटी को डिटेल में चेक करना, जैसे कि बिनेट टेस्ट हमने देखा, और दूसरा ये वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल है, इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल है, इसके थ्रू इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट किया जा सकता है। IQ चेक करना किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? 1-to-1 इंटरेक्शन होगा एग्जामिनर एंड एग्जामिनी के बीच में। जब इंडिविजुअल से की टेस्ट है, इंटेलिजेंस का टेस्ट है, तो 1-to-1 इंटरेक्शन होगा ही उसमें इंटरेक्शन। एग्जामिनर कैन गिव डायरेक्शंस, हिंट्स एंड इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। अलाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, अटेंशन स्पैन एंड मोटिवेशन। तो पर्टिकुलर एक ही इंडिविजुअल की पूरी टेस्टिंग होगी, उसका ऑब्जर्वेशन, उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाएगा, उसका अटेंशन को, मोटिवेशन लेवल को, साथ में डायरेक्शन, हिंट्स और इंकरेजमेंट पर्टिकुलर एक एग्जामिनर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दे सकता है। सुटेबल फॉर पीपल विथ हियरिंग, स्पीकिंग, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो इस तरीके का टेस्ट किसके लिए जो है सुटेबल रहेगा? जिनको हियरिंग डिसेबिलिटी है, या बोलने में प्रॉब्लम है, या लर्निंग कोई डिफिकल्टी है, तो आप उनको कॉमन पीपल के साथ वो टेस्ट नहीं कर सकते। बट ये इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, सो कैन नॉट टेस्ट मैनी एट वंस। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें जो भी लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और बच्चों में अगर किसी तरह की लर्निंग डिफिकल्टीज़ निकलती हैं, डिसेबिलिटीज़ निकलती हैं, तो देखिए ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। बच्चों को बहुत सारी सेटिंग्स में तो वो अच्छे से जान नहीं पाते हैं कि क्या है, और उसके बाद जो रेमेडियल टीचिंग होती है उसके लिए तो बहुत ही टाइम भी लगता है, और साथ में वो अभी तक जितना मेरे नॉलेज में जितने लोग आए हैं जो इस तरह की रेमेडियल टीचिंग एंड ऑल कर रहे हैं या करवा रहे हैं बच्चों की, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस, और रिस्पांस का भी कोई एग्जैक्ट कितना फ़ायदा होगा वो भी समझ में नहीं आता है। रिक्वायर्स स्किल्ड एंड ट्रेंड एग्जामिनर, यहाँ पर जाइए, गिव हाईली रिलायबल एंड डिटेल्ड रिजल्ट। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग है कि हाईली रिलायबल, तो रिलायबल इस सेंस में है कि बच्चे को पर्टिकुलर किस एरिया में प्रॉब्लम है ये तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो डिपेंड करता है रिजल्ट उसी पर। नाउ नेक्स्ट हम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। ये क्या होता है? टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू मैनी इंडिविजुअल्स एट ए टाइम, यूजली इन रिटन फॉर्म। तो क्या हो गया, एक तरह से रिटन टेस्ट हो गया कि आपने लिखवा के किसी से जो लेते हैं सबका एक साथ रिटन कुछ लिखने को दे दिया, और इंटेलिजेंस का टेस्ट हो गया। इट मेजर्स इंटेलिजेंस क्विकली फॉर लार्ज ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट, वर्बल या आर्मी बीटा टेस्ट, नॉन वर्बल, ये सब जो होते हैं, स्कूल एबिलिटी टेस्ट। एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं। पेपर पेंसिल टाइप टेस्ट, होल गिवन टू होल क्लास फॉर ग्रुप, सेव टाइम्स एंड कॉस्ट, नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल, रिलाइज ऑन इंस्ट्रक्शंस बीइंग अंडरस्टूड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे जो सारे पार्टिसिपेंट्स को साथ में जाता है, जो जैसा समझ के उसको लिख पाए।
ठीक है, जैसे कि अब ये आप बीएड का एग्ज़ाम है, तो ये एक तरह से आप ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट पे जा सकते हैं। वैसे इंटेलिजेंस की कोई बात नहीं है, फिर भी कि सब लोग इसमें एग्ज़ाम देंगे, किसी के कितने परसेंटेज आएँगे, किसी के कितने परसेंटेज आएँगे। इस वीडियो को भी जो लोग देख रहे हैं, वो सब भी एक जैसे स्कोर नहीं करेंगे, तो डिपेंड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग। लेस एक्यूरेट फॉर पर्सन विथ लैंग्वेज और रीडिंग प्रॉब्लम, बट ये जो है एक्यूरेसी वहाँ पर नहीं होगी जिन लोगों को दिक्कत है लैंग्वेज में या रीडिंग की प्रॉब्लम है। यूज़फुल फॉर स्क्रीनिंग लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे मिलिट्रीज़ में, स्कूल में, जहाँ लार्ज पॉपुलेशन की अगर आपको स्क्रीनिंग करनी है, तो आप क्लास में इसीलिए बच्चों के टेस्ट किए जाते हैं, तो वो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल का मतलब है मेजर्स इंटेलिजेंस यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड टास्क, ओरल और रिटन। अब ओरल रिटन का मतलब क्या है? वर्बली आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो या तो ओरली उसका आंसर ले लीजिए या उससे बच्चे से आप लिखवा के आंसर ले लीजिए, वो होते हैं ओरल और रिटन का मतलब यहाँ पर। वोकैबुलरी टेस्ट इसमें आप कर सकते हैं बच्चों से, डिक्टेशन जैसे बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, कोई एक पैसेज सुना दिया उससे उसको क्वेश्चन आंसर्स पूछ लिया जिसको वो लिख दे। स्टैंडर्ड बिनेट वर्बल सेक्शंस, ये जो वो बिनेट हैं उनके जो वर्बल सेक्शंस हैं उन्होंने जो बनाए हैं बच्चों के लिए, उसके बेसिस पे यहाँ पर दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है? यूज़ वर्ड्स सेंटेंसेस है रीडिंग मटेरियल, रीडिंग राइटिंग मटेरियल ओरली ले सकते हैं या तो डिक्टेशन बोल के ले सकते हैं, या इसको बोलते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब बोल के आपने कुछ पूछा उसका आंसर ओरल या रिटन में आप ले रहे हैं। रिक्वायर्ड गुड लैंग्वेज स्किल्स, तो इस टेस्ट में क्या होता है? गुड लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर होती है। मेजर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी, तो इसमें मेजर क्या करता है? जैसे आप बोल रहे हैं तो आपने कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसका अगर ओरल कोई जवाब दे रहा है तो वो थोड़ा सोचेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो रही ना, कुछ भी आप रिटन फॉर्म में दिखा नहीं रहे उसको। नॉट सुटेबल फॉर इलिटरेट और लैंग्वेज डेफिशिएंट पर्सन, तो उन लोगों के लिए नहीं सुटेबल है जो इलिटरेट हैं, जिनको समझ ही नहीं आ रहा, लैंग्वेज ही नहीं आ रही है। जब लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही तो वो आप क्या बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, और अगेन ये कल्चर किस कल्चर से है वो और किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से है उस पर डिपेंड करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब है मेजर्स इंटेलिजेंस यूजिंग पिक्चर्स, फिगर्स, डायग्राम्स और सिंबल्स विदाउट रिक्वायरिंग इन लैंग्वेज। अब यहाँ पर लैंग्वेज नहीं है क्योंकि बोल नहीं रहे हैं आप, पिक्चर्स दिखा रहे हैं, फिगर्स दिखा रहे हैं, डायग्राम्स दिखा रहे हैं, उनके बेसिस पर आप टेस्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, तो पिक्चर्स को दिखा दिया आपने, उसको कंप्लीट करना, ठीक है। और बाकी ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, इतना डिटेल में आपके है नहीं सिलेबस में, जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में और लिखे हुए हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूज़ विजुअल एंड स्पेशल रीजनिंग इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, विजुअल्स दिखाना, स्पेशल मीन्स कोई चित्रकारी दिखा दी उस वर्ड्स की जगह। सुटेबल फॉर इलिटरेट, तो इसमें जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, लैंग्वेज नहीं जानते, उनके लिए भी वो देखकर भी बता सकते हैं। और कल्चरली डाइवर्सिफाइड है, और कल्चर से अलग है फिर भी देख के चीज़ें वो समझ सकते हैं। रिड्यूस लैंग्वेज एंड कल्चरल बायस, तो यहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ कम है तो लैंग्वेज इफेक्ट नहीं करेगी और कल्चर का भी बायसनेस नहीं रह जाएगी। मेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी मेजर करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, पैटर्न रिकॉग्निशन को, और साथ में ऑफन यूज्ड एज कल्चर फेयर टेस्ट। चलिए अब इसको जो है क्वेश्चन आ जाता है कंपैरिजन के लिए, तो वो हम देख लेते हैं क्योंकि डिफरेंस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में। डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, अ टेस्ट गिवन टू 1 पर्सन एट ए टाइम ऑफ बाय एन एग्जामिनर, अ टेस्ट गिवन टू मैनी पीपल एट अ सेम टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन में 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन एग्जामिनर एंड एग्जामिनी कंडक्टेड फॉर ए ग्रुप इन अ क्लासरूम और हॉल। ऑब्जर्वेशन में एग्जामिनर कैन क्लोजली ऑब्जर्व बिहेवियर, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सेज, वेरी लिटिल स्कोप टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल क्लोजली, इसमें इंडिविजुअल को नहीं कर सकते। टेक मोर टाइम बिकॉज दे ईच पर्सन इज टेस्टेड सेपरेटली, सेव्स टाइम एज मैनी पीपल आर टेस्टेड टुगेदर, ठीक है, तो डिस्कस किया। मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू इंडिविजुअल अटेंशन रिसोर्सेज, इकोनॉमिकली एज इट कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ एट वंस, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एग्जामिनर स्किल्स रिक्वायर्स हाईली स्किल टू कंडक्ट एंड इंटरप्ट रिजल्ट्स, क्योंकि आप इंडिविजुअल को वहाँ पर आप टेस्ट कर रहे हैं। रिक्वायर्स लेस स्किल्स, मोस्टली स्टैंडर्ड स्कोरिंग। एग्जामिनर की स्किल्स की यहाँ पर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने टेस्ट पेपर दे भी दिया तो वो ग्रुप में बच्चे सॉल्व कर देंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एग्जामिनर खड़ा है तो उसको उस स्किल में उसकी को पूरा पता ही हो। एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी फॉर डायग्नोसिस, यहाँ पर गुड फॉर जनरल स्कैनिंग बट लेस डिटेल्ड। यूजफुलनेस क्या है? सुटेबल फॉर क्लिनिकल पर्पस, तो ये बेसिकली जो क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, काउंसलिंग में या आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड्स लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, वहाँ पर ये यूज़ होता है। जबकि ये स्कूल एडमिशन्स में, जॉब रिक्रूटमेंट एंड मिलिट्री सेक्शन में आते हैं आपके
नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। यहाँ पर स्टैंडर्ड बिने टेस्ट एंड वेस्ट लेसर लिखा है, आर्मी अल्फा टेस्ट और व्हाट इज नन टेस्ट, एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल या स्कूल एबिलिटी टेस्ट। तो ये सब एग्जाम्पल में आपको जो भी एक दो याद हो लिख सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, बट ये नॉट सुटेबल फॉर इलिटरेट पर्सन, दोज हु विथ लैंग्वेज बैरियर्स। तो रिटर्न टेस्ट उन लोग, अगर मान लीजिए ग्रुप में कुछ बच्चों को अगर आपने रिटर्न टेस्ट दे दिया, उनको लैंग्वेज का ही बैरियर नहीं समझ में आ रहा, तो हर जगह आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा जो इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट के बीच का कंपैरिजन है, डिफरेंस है, आता है। और नेक्स्ट है आपका वर्बल इंटेलिजेंस एंड नॉन वर्बल। तो हमने उस तरह से तो समझ लिया, अब इस तरह से लिखने के, याद करने के पर्पज से आप इसको देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, टेस्ट फ्रॉम वेयर प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंटेड इन रिटन और स्पोकन लैंग्वेज रिक्वायर लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम। तो वर्बल में या तो रिटन या स्पोकन बोल कर बताना है, तो इसके लिए लैंग्वेज बेस्ड रिस्पॉन्स चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। टेस्ट वेयर्स प्रॉब्लम आर प्रेजेंटेड यूजिंग पिक्चर्स, सिम्बल्स, फिगर्स और डायग्राम्स विदाउट रिक्वायरिंग लैंग्वेज स्किल। तो इसमें लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पिक्चर सिंबल दिखा के चीज़ें पूछते हैं। इसमें मीडियम क्या है, यूज वर्ड, सेंटेंसेज एंड नंबर इन क्वेश्चंस। इसमें यूज इमेजेस, शेप्स, पैटर्न, पजल्स एंड डायग्राम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। स्किल क्या क्या है इसके लिए, मेजर लैंग्वेज एबिलिटी। इसमें क्या है, चूंकि आप जो बोलते हैं वर्बली, तो उसके बाद उससे आप कॉम्प्रिहेंड करते हैं, आपके बोलने से सामने वाला उसका आंसर दे रहा है, इस मीन्स वो आपकी लैंग्वेज को समझ रहा है। इसमें रीजनिंग और स्पेशल एबिलिटी को चेक किया जाता है। मेजर क्या किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब्स और साथ में रीजनिंग थ्रू वर्ड्स। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग विदाउट रिलाइंग ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज के बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इसमें देखा जाता है। आपका जो है नॉन वर्बल वाला है। फिर वर्बल में क्या होता है, रिक्वायर्स प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट, नो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सुटेबिलिटी क्या है, इलिटरेट इंडिविजुअल, सुटेबल फॉर लिटरेट इंडिविजुअल्स दोज फैमिलियर विद द टेस्ट लैंग्वेज। तो ओरल अगर आपसे किसी से कोई टेस्ट ले रहे हैं, तो आप वर्बल टेस्ट ले रहे हैं, तो दिस मीन्स उसको आपकी लैंग्वेज पता होगी, वो पढ़ा लिखा होगा। बट अगर आप सिर्फ पिक्चर्स और सिम्बल्स दिखा के बता रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसके लिए इलिटरेट पर्सन भी वो इमेजेस को समझ सकता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, मोर इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब बोलेंगे तो आप उसी तरह के टेस्ट देंगे जो आप, जिस लैंग्वेज को आप जानते होंगे, बट यहाँ पर कल्चर और एजुकेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल्स इस तरीके से आप लिख सकते हैं जो हमने वहाँ लिखे हैं। एडवांटेजेस पे आ जाते हैं, कैन मेजर वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्वायर नॉलेज, मिनिमाइज लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर्स। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं। लिमिटेशंस वही हो जाएंगी कि जो एडवांटेज है, कि लिमिटेशन क्या होगा, नॉट सुटेबल ऑफ पीपल विद लैंग्वेज और रीडिंग डिफिकल्टीज। और यहाँ पे क्या होगा, मे नॉट मेजर वर्बल और कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज बेस्ड इंटेलिजेंस। ओके, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना प्रिपेयर करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।